स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसका ताड़। ओ ओ ओम ओम। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी निर्बलों सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े उनको तारे खुद कर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना कुछ प्रेम वह शक्ति हमें दो दयानिधि, मार्ग पर डट जाए, मर्यादा का प्रभु अभिमान रहे, इस देव भूमि में जन्म मूल्य बलिदान पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार तुम्हें हम जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मनोज कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। वो हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और वो सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय गवंडे जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। वो हमारे समवायी फाउंडेशन के 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी सीनियर थेरेपिस्ट उपस्थित हैं, जो लखनऊ से उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, उनका स्वागत है। इसके अलावा अन्य अगर किसी ने ज्वाइन किया है तो उनका भी स्वागत है, और इस वीडियो को जो बाद में सुन रहे हैं उन सभी का स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध एवं प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के हिमऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह उन्नति मिली हुई है और हमारी इस विधा को एक ख्याति मिली हुई है। उनका एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा,
वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में जब डॉक्टर वॉल आते हैं तो हम लोगों ने इसके पहले एक सिद्धांत पढ़ा था, ट्राई ओरिजिन थ्योरी। ये ट्राई ओरिजिन थ्योरी प्रोफेसर पार्क जेबू की थ्योरी है, और उसके पहले डॉक्टर वॉल ने टीसीएम के उन पॉइंट्स को सीमेंटिंग किया था। सीमेंटिंग माने यानी उनको स्थापित किया था, और ये सिद्ध किया था कि ये जो पॉइंट्स चाइनीज दार्शनिकों ने बताए हैं, फिलोसफर्स ने बताए हैं, वो पॉइंट सही हैं। उसके अलावा उन्होंने कुछ और मेरिडियंस खोज लिया, टिश्यू मेरिडियंस कहा गया, उनको कहा गया। ऐसे 9 मेरिडियंस उन्होंने खोजे, और उन 9 मेरिडियंस का जो प्लेस था वो बाय द वे उन्हीं स्थानों पर था जहां पहले से कोई मेरिडियन नहीं थी। ये डॉक्टर वॉल का, डॉक्टर वॉल ने कुछ नए पॉइंट्स खोज लिए और उन पॉइंट्स को रीडिफाइन किया। डॉक्टर वॉल ने अधिकांशतः पॉइंट्स को जो चाइनीज के उसमें थे, उनमें अधिकांश पॉइंट्स को मॉडर्न साइंस के हिसाब से जोड़ा। तो ये जो मॉडर्न साइंस के बीच में सेतु का काम किया, डॉक्टर वॉल ने किया, और इसलिए डॉक्टर वॉल का नाम बहुत ही श्रद्धा से लिया जाता है। स्वयं खुद इंजीनियर भी थे, एलोपैथ डॉक्टर भी थे, एक्यूप्रेशर वाले भी थे। खुद उनको बीमारी हो गई थी कैंसर की, उसको उन्होंने खुद एक्यूप्रेशर विधा से ठीक किया। ये उनका कंट्रीब्यूशन था। फिर भी तो हम लोग अब मॉडर्न साइंस की जब बात कर रहे हैं तो हम लोग मॉडर्न साइंस से थोड़ा सा रूबरू हो जाए, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग जानते नहीं हैं। तो हम लोग इस किताब के आश्रय ले रहे हैं। ये किताब है इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर बाय वॉल, ये नाडेज़्दा जी ग्रिगोरोवा ने लिखी है। तो उसी का हम लोग, उसी किताब के आधार पर हम लोग अपनी बातें कहने के लिए शेयर करते हैं। आशय क्या है? आशय ये है कि जो डॉक्टर वॉल है उनको हम लोग समझने के पहले जो उनके सिद्धांत है ये समझ लें, और ये हम लोग समझ लें कि जो हम लोग अपने चाइनीज थेरेपी में जो हम एक्यूप्रेशर की बात करते हैं, ये एक्यूप्रेशर का सिद्धांत केवल फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक दर्शन के अलावा एक साइंटिफिक उसकी अर्थ रखता है, और बिल्कुल उसी सिद्धांत की चल रहा है जैसे साइंस का सिद्धांत है। हालांकि साइंस के सिद्धांत वाले हो सकता है माने या न माने। तो हम लोग यहां से शुरू करते हैं कि डॉक्टर वॉल ने मॉडर्न साइंस के आधार पर कार्य किया। डॉक्टर वॉल ने मॉडर्न साइंस के आधार पर कार्य किया। न्यूटन का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐसा सिद्धांत था जिसमें कि उन्होंने क्या कहा वो देखिए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु की हमको स्पीड का पता है और किसी एक दिशा में वो जा रही है और हमको समय भी मालूम है, तो हम ये बता सकते हैं कि वो निश्चित समय में वो वस्तु स्पेस में कहाँ होगी। निश्चित समय में यानी किसी निश्चित टाइम के बाद वो वस्तु स्पेस में कहाँ होगी। यानी अगर हमको दिशा मालूम है, हमको उसकी स्पीड पता है, तो हम बता सकते हैं कि वो कुछ समय बाद कहां पर पहुंचेगी। ये उनका न्यूटन का सिद्धांत। यहां से शुरुआत साइंस की मानी जाती, मेन सिद्धांत उनके। अगर किसी वस्तु का मास, दूसरा क्या कहा, अगर किसी वस्तु का मास पता हो यानी वजन पता हो, मास माने जो उसके अंदर कंटेंट है वो मास पता हो, भार, और उसमें कोई निश्चित फोर्स डाला जाए, तो हम वस्तु का एक्सेलरेशन यानी उसकी गति गति का पता कर सकते हैं, गति बढ़ा सकते हैं और गति का पता भी कर सकते हैं। इसको एक्सेलरेशन का कहा उन्होंने। फिर उन्होंने कहा तीसरा सिद्धांत है न्यूटन का कि किसी भी सामान्य क्रिया के विपरीत, कोई भी सामान्य क्रिया करेंगे उसके विपरीत उतनी ही प्रतिक्रिया होगी। अर्थात किसी वस्तु में
कोई एक्शन अप्लाई अगर करेंगे तो वो वस्तु भी उसी समान मात्रा में विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करेगी। इस सिद्धांत को कहा गया दिस इज द मैकेनिकल मॉडल ऑफ वर्ल्ड। ये मैकेनिकल मॉडल, वर्ल्ड के मैकेनिकल मॉडल की रचना कर रही है। तो क्या ये बताती है कि अगर हम किसी बीमारी, अब देखिए हम लोग बीमारी संबंधित है, हम समझते हैं बीमारी निदान में और उपचार में, तो बीमारी से संबंधित है तो जितनी भी, यानी ये कंसेप्ट कह रहा था कि जितनी भी हम दवा देंगे हमारा शरीर उतनी ही रिएक्शन करेगा और अल्टीमेटली कोई रिजल्ट आएगा। तो यानी ये मैकेनिकल मॉडल कहता था कि हमको अधिक दवा अगर हम देंगे तो हम अधिक जल्दी ठीक हो जाएंगे, इसके उतनी रिएक्शन करेगा यानी वो जल्दी ठीक होगा। ये कंसेप्ट मैकेनिकल मॉडल। दूसरा क्या हुआ, मैकेनिकल सिद्धांत में क्या था कि शरीर का कोई भाग अगर खराब हो जाए, स्कूटर कोई खराब हो गया और आप गए क्लच खराब है इसका, तो उनका क्लच बदल देते हैं। उनका से गियर बॉक्स खराब है, उनका गियर बॉक्स ही बदल देते हैं। तो दिस इज व्हाट मैकेनिकल मॉडल वो कहता था कि अगर कोई पार्ट में कहीं खराबी है तो उस खराब भाग को निकाल दीजिए तो हमारा शरीर या हमारा सामान्य रूप से जो हमारे मशीन है वो सामान्य रूप से फंक्शन करेगी। ठीक, ये जो न्यूटन का सिद्धांत जो था वो 1687 में आया। अब ये सिद्धांत था, यानी इसमें क्या था कि कोई अंग अगर खराब हमारा हो गया तो हमने हार्ट में देखा कि हार्ट में हमारा वाल्व खराब हो गया, तुमने कहा वाल्व को निकाल देते हैं। हमने कहा कि हाथ में हमारे कहीं होगा, उनका उसको उस अंग को काट देते हैं और हमारा शरीर हो जाता है। यानी हर अंग को अलग अलग एंटिटी के रूप में देखा जा रहा था मैकेनिकल मॉडल के अनुसार। 1919 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया? E = mc²। E जहां एनर्जी है, C माने स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में, शून्य में स्पीड ऑफ लाइट जो है उसको C से कहा। M माने मास, और ये स्पीड ऑफ लाइट थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड ऑफ लाइट थी, तो उनका mc², इस C को 3 × 10⁸ को फिर मल्टीप्लाइड बाय 3 × 10⁸ करेंगे तो c² आ जाएगा। तो m जो मास था, यानी इस सिद्धांत ने क्या कहा, यानी शरीर अगर कोई मास है तो उसके साथ एनर्जी का रिलेशनशिप है इस रूप में। एनर्जी और मास के बीच में रिलेशनशिप इस सिद्धांत के अनुसार E = mc² से निकलता है। यानी अगर हमारे शरीर का कोई मास पता है, सबको पता है, तो हम, और स्पीड ऑफ लाइट पता है हमको, तो हम निकाल सकते हैं कि हमारे शरीर की ऊर्जा कितनी है। यह जो ऊर्जा का सिद्धांत का हुआ, तो इस ऊर्जा से शरीर के भाग की या शरीर के मास की तुलना करने पर यह सिद्धांत ने पहली बार एस्टेब्लिश किया कि जो हम लोग कहते हैं कि हमारा शरीर एनर्जी से भरा हुआ है या हमारे शरीर को एनर्जी की आवश्यकता है, इस सिद्धांत ने पूरा किया, पहली बार कहा। हमको सरलता, साइंस ने, राष्ट्रीय विचार तुम्हारा पहले से था, लेकिन यह इसने शरीर को मास और एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप बनाकर बताया कि दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। और जब हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में हमारी कोई चीज बनती है, ऊर्जा बनती है, और हम कोई मास लेते हैं, कोई ग्लूकोज लेते हैं, कुछ कंटेंट लेते हैं, उस कंटेंट से जब हम एनर्जी बनाते हैं और हमारा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ है, तो ये बात E = mc² से भी सिद्ध होती है। आइंस्टीन ने एक और इसी से और कहा कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, उन्होंने कहा कि यह किसी भी पदार्थ की अधिकतम गति है। अब याद कर लीजिएगा, यहीं पर नोट कर लीजिए कि ये उन्होंने कहा कि 1919 में कहा कि ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट, ये किसी भी पदार्थ की अधिकतम गति है, इससे अधिक गति नहीं सकती। यानी अगर हम कभी इस स्पीड ऑफ लाइट से अधिक तेजी से चलते इनके हिसाब से, तो हम अपने भूतकाल में आ सकते थे।
हम तेजी से चल करके हम अपने भूतकाल से में आ सकते थे, भविष्य में भी जा सकते थे। यानी इस सिद्धांत के साथ भूत वर्तमान भविष्य को हम लोग स्पीड ऑफ लाइट से इसकी तुलना में कम ज्यादा करके आंक सकते हैं। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल, ये 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में सब नया डेवलपमेंट है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल विकसित हुआ। इसने क्या कहा कि एटम सोलर सिस्टम की तरह है। देखिए सोलर सिस्टम में क्या है, सूर्य है, चारों तरफ उसके ग्रह उपग्रह तारे मंडल ये सब चक्कर लगाते रहते हैं, और ये चक्कर लगाते हैं उसी सूर्य को, यानी सूर्य को केंद्र मान करके सारे चक्कर लगाते हैं। सौर मंडल है, चाहे सौर मंडल 50 हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन सौर मंडल जो है उसके सब ये ग्रह उपग्रह है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, चंद्रमा सूर्य का चक्कर लगाता है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, यानी एक सेंटर है और उसके पेरीफेरी में तमाम उपग्रह अवग्रह चक्कर लगा रहे हैं। हमारा एटम भी उसी तरह है। एटम में क्या है, एटम में सौर मंडल की तरह क्या है, उसमें बीच में न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्या है, उसी न्यूक्लियस में क्या है, न्यूट्रॉन है, और वहां पर क्या है, प्रोटॉन है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन दो वहां पर हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन उसी तरह होगा जैसे सोलर सिस्टम में वो ग्रह उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं। इसकी एनर्जी नोट कर लीजिए, इसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निगेटिव है। जो न्यूट्रॉन है वो कोई उसमें कोई करंट मतलब एनर्जी नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं है, वो तटस्थ है। जो हमारा प्रोटॉन है उसकी एनर्जी पॉजिटिव है। तो एक पॉजिटिव एनर्जी सेंटर में है और चारों तरफ निगेटिव एनर्जी चक्कर लगा रही है। क्लियर? यहां तक हम लोग ये दिस इज सोलर मॉडल। ठीक है, नाभिक इलेक्ट्रॉन निगेटिव एनर्जी का है और उसके अंदर जो है, अब ये सारे इलेक्ट्रॉन कई ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, ऐसे कई होते हैं। तो उनकी एक संख्या, निश्चित संख्या है, 8 है, 2 है, जो भी है वो निश्चित संख्या है। अब एक से इसी से कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ऊपर वाली परिधि से अंदर वाली परिधि में आता है, अपनी बाहर वाली परिधि से अपने और उसके अंदर वाली परिधि में आता है, तो कोई एनर्जी रिलीज करेगा। तो जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन अपने नीचे की ऑर्बिट में आया, तुरंत उसने एक एनर्जी क्रिएट कर दिया, एनर्जी रिलीज किया, यानी बाहर निकली। इस एनर्जी को साइंटिस्ट ने कहा फोटॉन। इसको लाइट की एक मात्रा बताई गई, ये फोटॉन कहा गया। तो ये रिलीज, उन्होंने कहा कि ये और जो रिलीज होगा वो फोटॉन रिलीज होगा, और इसकी फिर इसका भी उन्होंने एनर्जी नाप दिया। उन्होंने कहा E=hv। H हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, एक निश्चित वो है, राशि है, और E माने एनर्जी है और V माने फ्रीक्वेंसी है। यानी यह जो रिलीज हो रही एनर्जी, उसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी है जिससे सीधा संबंध एनर्जी का है। अगर वो जो है फ्रीक्वेंसी जितनी होगी उतनी एनर्जी अधिक होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी एनर्जी अधिक होगी। अगर बहुत तेजी से फ्रीक्वेंसी कर रहा है तो उसकी एनर्जी से, मान लीजिए कोई आदमी बहुत तेजी से चक्कर लगा रहा हो, उसकी एनर्जी अधिक होगी। तो धीमे धीमे नाच रहा हो, उसकी एनर्जी कम होगी। तो ये उनका अर्थ था कि जो होगा उसकी एनर्जी अधिक होगी। यानी जितनी अधिक फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होगी उतनी ही फोटॉन की ऊर्जा होगी। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ी, ऊर्जा बढ़ गई। वैज्ञानिकों ने क्या और पाया कि फोटॉन में और भी कोई गुण है, उन गुणों की चर्चा कर लेते हैं। ये सब डेवलपमेंट के प्रोसेस में बता रहा हूं। एक पार्टिकल का गुण होगा, यानी एनर्जी होगी, और उसमें एक तरंग का भी गुण होगा। पार्टिकल का गुण क्या है? एनर्जी। लेकिन तरंग का गुण क्या है? एक निश्चित वेवलेंथ होगी और एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होगी। वेवलेंथ माने जो एक यूं करके ऊपर, जैसे आप देखें तरंग कोई आती है, लहर ऊपर उठती है, नीचे आती है, फिर ऊपर उठती है, फिर नीचे आती है। तो लहरियादार जिसको कहना चाहिए वो आपकी, तो जितना वेवलेंथ माने एक लहर से आई
और ऊपर आई, दोबारा जब आई तो ये जो इसके बीच की दूरी हुई उसको उन्होंने वेवलेंथ कहा। इस वेवलेंथ का भी सूत्र है कि ये जो क्या कहती है, कोई भी लीजिए ये वेवलेंथ लैम्डा बोलते हैं सर, लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा। लेमडा 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 बाई लेमडा इक्वल टू आई ऑब्लिक आई वी। बाई हाँ वी। ठीक, तो लेमडा, ठीक है, यस थैंक यू। तो लेमडा लेंथ ऑफ वेव, उन्होंने कहा लेमडा को लेंथ ऑफ वेव कहा और वी को फ्रीक्वेंसी कहा, यानी वन बाई यानी अपोजिट है, यानी जितनी अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो आपकी फ्रीक्वेंसी घटेगी, उल्टा रिलेशनशिप है। यानी जितनी भी माने वेवलेंथ बड़ी, अगर बड़ी लहरदार हुई तो उसकी फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, ये उसका तो उल्टा हुआ। तो इन यानी वेवलेंथ बढ़ने पर फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, और अगर वेवलेंथ घट जाएगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अब वेव्स क्या है? डायनेमिक स्ट्रक्चर है, गतिशील है, ये ऊपर नीचे गति से बढ़ते, जैसे लहर हमने बता दिया वैसे ही। याद में रस्सी को याद करेंगे तो रस्सी भी ऊपर नीचे यूं यूं होगी, तो ऊपर चढ़ेगी फिर नीचे आएगी, समय अंतराल के बाद नीचे आ जाएगी। ये आपस में इंटरेक्ट करेंगी। आप देखिएगा सागर में या कहीं भी आप जल में जाएंगे तो एक लहर आती है, दूसरा इंटरेक्ट करती है, फिर उस एक ऊपर चढ़ जाती है और कभी उसको क्रॉस कर देती है। तो इसकी वजह से कोई एक लहर आ रही है, अचानक पीछे की तरफ चली गई, पीछे आगे वाली लहर पीछे की तरफ मुड़ गई, तो दोनों एक दूसरे गडमड हो जाती है और वहां पर उसकी गति कम ज्यादा हो जाती है, या तो कम हो जाएगी नॉर्मली, और अगर एक के ऊपर एक आए तो उसकी गति बढ़ जाती है, उसकी मतलब स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, गति बढ़ जाएगी। तो ये सुपर इम्पोज रूप में एक दूसरे पर चढ़ती है। इसको उन्होंने कहा इंटरफियरेंस का सिद्धांत, यानी अब ये इंटरफियर कर रही है, एक दूसरे पर चढ़ रही है, एक दूसरे को रोक रही है, सुपर इम्पोज हो रही है, एक दूसरे पर चढ़ जा रही है, एक दूसरे को रोक रही है, तो इसको इंटरफियरेंस का सिद्धांत कहा। अब इसी से एक और उन्होंने बनाया कि जब दो फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन समान होंगी, अगर कोई दो वस्तुएं हों जिनकी फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन समान हो, तो इसको रेजोनेंस कहा जाएगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। और इस रेजोनेंस का अर्थ यह होगा कि वर्चुअली कोई चीज इससे टूट भी सकती है, यानी जिस फ्रीक्वेंसी की एनर्जी किसी पेशेंट को दी जा रही हो, उस व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी उसी व्यक्ति को, मान उस व्यक्ति की वही फ्रीक्वेंसी हो तो रेजोनेंस का सिद्धांत लागू होगा। यानी हम कोई दवा दे रहे हूं इसके रूप में, लेकिन अभी बहुत ध्वनि कि किसी फ्रीक्वेंसी की दवा हमको दे रहे हों और उस व्यक्ति का वही फ्रीक्वेंसी का रेजोनेंस वो हो, तो ये रेजोनेंस लागू होगा। यानी ये कभी कभी नुकसान भी कर सकता है। कैसे? अगर कोई गायक किसी ग्लास के सामने गाए और उसके नोट्स उसी फ्रीक्वेंसी के हों जो उस ग्लास की फ्रीक्वेंसी है, तो ग्लास टूट सकता है, ये उसका अर्थ है। यानी समान फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस नहीं होना चाहिए। कैसे? पुल में चढ़ते समय आपने देखा होगा कि जब पुल में चढ़ते हैं तो सैनिकों को कदम ताल से कहा जाता है कि कदम ताल रोक दीजिए, यानी पैर तोड़ दीजिए, एक ही फ्रीक्वेंसी मत करिए, क्योंकि पुल की कोई अपनी फ्रीक्वेंसी है। वो अगर पुल की फ्रीक्वेंसी और आपके कदम ताल की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी तो पुल टूट जाएगा। इसको धर्म के आधार पर दूसरे रूप में इंटरप्रेट किया जाता है। सिद्धांत यही है, उनमें कहा जाता है कि यदि किसी मूर्ति में, यदि कैसे कहते हैं, किसी मूर्ति में जब हम कोई उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं तो उस मूर्ति के सामने कोई भी शीशा जब लाया जाता है तो शीशा मतलब व्यक्ति नहीं रहता बल्कि शीशा रहता है, कि हो सकता है कि उस व्यक्ति के सामने जो हो तो व्यक्ति अंधा हो जाए, क्योंकि उतनी फ्रीक्वेंसी के आधार पर वो रेजोनेंस की स्थिति हो सकती है और वो ग्लास भी टूट सकता है या वो व्यक्ति भी अंधा हो सकता है। तो ये इस रूप में उसको इंटरप्रेट किया जाता है, लेकिन सिद्धांत इसी मोर और लेस इसी से मिलता है, यही सिद्धांत है, रेजोनेंस का सिद्धांत है, लेकिन हम दूसरे रूप में इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन वही है। ये आपको पुल में, जब पुल में हो सैनिक चढ़ रहे हो तो आप देखिए कदम ताल तोड़ देंगे वो, तो ये वो सिद्धांत है।
उन्होंने कहा एनर्जी ही विश्व में सभी वस्तुओं के जनन का आधार है। यही तो हुआ। सारे लोगों ने एक बात कहना शुरू किया आइंस्टीन की बात से, तो जनन का आधार इसी को मान लिया। इस एनर्जी का जो स्पेक्ट्रम है उसमें अनेक फ्रीक्वेंसी है। स्पेक्ट्रम माने कोई एक लंबी चौड़ी आप रेखाएं कह लीजिए, उनमें उन एनर्जी का स्पेक्ट्रम है, उसमें अनेक फ्रीक्वेंसी है, परंतु हमारी आंखें इस स्पेक्ट्रम में से केवल वही देख पाती हैं जो जो हमारी क्षमता है। बस हमारी आंखों की, यानी हमारे, हम क्या कहते हैं, कर्मेंद्रीय और ज्ञानेंद्रीय, तुम्हारे जो ज्ञानेंद्रीय हैं उनकी जो क्षमता है, उस क्षमता में ही हम अपनी फ्रीक्वेंसी को ही एक्सेप्ट कर पाते हैं। उस फ्रीक्वेंसी के बाहर हम नहीं देख पाते। जैसे हम विबग्योर में वॉयलेट, ये सब कुछ जिनको देख पाते हैं वो हमारे 7 रंग है, तो उनको हम देख सकते हैं, लेकिन वॉयलेट के उधर अल्ट्रा वॉयलेट और रेड के ऊपर इंफ्रारेड, इनको हम नहीं देख सकते। वॉयलेट में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है किसकी? हाईएस्ट एनर्जी, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसकी हाईएस्ट एनर्जी होगी। तो वॉयलेट में हाईएस्ट एनर्जी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर होगी तो हम लोग जानते हैं कि अपोजिट है वेवलेंथ, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी, यानी बहुत तेजी से मूवमेंट करेगी। रेड में लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है तो लोवेस्ट एनर्जी है, तो लोवेस्ट एनर्जी होगी तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। इसीलिए हम रात में लाल बत्ती जलाते हैं ताकि हमको दूर से दिखाई दे, क्योंकि वो उसका वेवलेंथ लंबी होगी तो हमको जल्दी दिखाई देगी। जो बहुत तेजी से कर रही होगी उसको हमको दिखाई नहीं पड़ेगी। किसको हम लोग देख नहीं पाते हैं? रेडियो फ्रिक्वेंसी को देख नहीं पाते, इंफ्रारेड को नहीं देख पाते, अल्ट्रा वायलेट को नहीं देख पाते, एक्सरे को नहीं देख पाते, गामा रेज को नहीं देख पाते। यानी हमारी सीमा। निष्कर्ष, जब संसार में केवल एनर्जी है तो एनर्जी का उपचार क्यों न करें? इसी से डिराइव हुआ। इन्होंने भी हमारे उसी चाइनीज सिद्धांत को पूरा कर दिया कि उन्होंने कहा था कि हमारा ये जो ट्रीटमेंट है, दिस इज ट्रीटमेंट ऑफ एनर्जी, दिस इज ट्रीटमेंट बाय एनर्जी, दिस इज ट्रीटमेंट फॉर एनर्जी। एनर्जी के द्वारा, एनर्जी के लिए एनर्जी का उपचार है। तो ये जो सिद्धांत आया, इस सिद्धांत ने जो 20वीं सेंचुरी में किया गया, जबकि इसके पहले 6 शताब्दी, तीसरी थर्ड फोर्थ शताब्दी में उन्होंने चाइनीज ने सिद्धांत दिया था। 3rd 4th शताब्दी में लिखा हुआ था। जो येलो एम्परर है वो 3rd सेंचुरी BC में किताब लिख दी गई थी, उसके पहले भी प्रचलित रहा होगा। अब देखिए, डॉक्टर जॉन बेल्स आए 1928 में। आपको उन सब मेरिडियंस, उन सब आपका जो चक्रा, इन सब का थ्योरी में, इसी थ्योरी में आपको मिलेंगे, इसलिए इनको आपको बताना आवश्यक है। डॉक्टर जॉन बेल्स 1928 से 1990 में रहे, तो यानी 1990 के बीच में ही हुआ, कहीं पहले 1980 के आसपास नहीं हुआ होगा, यही तो हुआ होगा, या 1970 में हुआ। तो इस समय उन्होंने क्या दिया, ये आयरिश भौतिक विज्ञानी थे। 64 में इन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नॉन लोकल इंटरेक्शन का सिद्धांत दिया। इसको कहा गया उन्होंने नॉन लोकल इंटरेक्शन। क्या कहा सिद्धांत में? एक पार्टिकल या एनर्जी का भाग दूसरे पार्टिकल या एनर्जी से बिना समय गंवाए, देखिए आप नोट कर लीजिएगा, इसको याद करिएगा, आयुर्वेदिक एक उपनिषद, आयुर्वेद याद करिएगा, मन, बिना एक पार्टिकल या एनर्जी का भाग, पार्टिकल भी तो एनर्जी है, कह रहे हैं ना कि पार्टिकल एनर्जी में कोई अंतर नहीं है, वो E=mc² है। तो यानी बिना समय गंवाए, समय नहीं चाहिए, बिना माध्यम के, कोई माध्यम नहीं चाहिए, कम्युनिकेट करता है स्पीड और लाइट से भी अधिक तेजी से। 1919 में क्या कहा था हमारे वैज्ञानिकों ने? कहा कि स्पीड ऑफ लाइट हाईएस्ट स्पीड ऑफ लाइट है, इससे अधिक संसार में कोई ऑब्जेक्ट की लाइट नहीं हो सकती। उनका ना गलत, उन्होंने कह दिया बेल ने कि नो, कम्युनिकेशन भी करेगा, बहुत दूरी तक कम्युनिकेशन करेगा, बिना माध्यम के करेगा, और कम्युनिकेशन के लिए कोई स्पीड नियंत्रक नहीं है उसके लिए कि स्पीड ऑफ लाइट अधिक होगी, केवल टाइम और स्पेस चाहिए बस। इस सिद्धांत के बाद
अब वैज्ञानिकों को और उत्साह हुआ, तो उत्साह में क्या किया, होलोग्राफिक मॉडल ऑफ वर्ल्ड बना दिया। अब होलोग्राफिक क्या है, हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं, बहुत नहीं जानेंगे इसमें, क्योंकि साइंस हम लोग उतना नहीं जान पाएंगे। सब समझना है केवल कि क्या है होलोग्राफिक मॉडल। क्या हुआ, उन्होंने एक 3 डायमेंशनल कोई चीज बनाई और उसको देखा, वही उन्होंने मॉडल पूरा 3 डायमेंशनल, कोई स्पेक्ट्रम लगाया होगा, कोई ट्रीटमेंट किया, उसके बाद उन्होंने एक होलोग्राफिक वर्ल्ड का मॉडल, पूरे ब्रह्मांड का 1947 में हंगरी के भौतिक विज्ञानी डेनिस गेबर ने 3 डायमेंशनल इमेज से होलोग्राफिक मॉडल को सिद्ध किया। उन्होंने क्या बनाया, इस इक्विपमेंट के आधार पर एक होलोग्राफिक फिल्म बनाई गई, जिसमें यह पाया गया, एक उन्होंने फिल्म बनाया जिसमें पाया गया कि पिक्चर का एक पार्ट, पिक्चर के एक पार्ट में जो इंफॉर्मेशन थी, वही इंफॉर्मेशन पूरे इमेज में थी। यानी कोई चित्र आप बना रहे हैं तो उस चित्र में जो रेखाएं जैसे मुड़ रही हैं, अगर आप एक पर्टिकुलर किसी एरिया को ले लें भाग को, तो जो रेखाएं जैसे मुड़ रही थी, वैसे वर्ल्ड के पूरा जो मैप था, जरा पूरा चित्र था, उससे वही रेखाएं उसी तरह मैच कर रही थी। इसमें उन्होंने कहा, अब इसका क्या हुआ, जैसे उन्होंने इसके सिद्धांत के आधार पर कहा कि जैसे मान लीजिए हम पूरे वर्ल्ड का हम एक नदियों का एक होलोग्राफिक मॉडल बना दे नदियों का, तो वो मॉडल हमारा जैसे जैसे ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे उत्तर पश्चिम पूरा पश्चिम जो भी मूवमेंट रहेगा, वो जो बनेगा, वैसे ही किसी भी नदी का आप 1 किलोमीटर का एरिया, 100 मीटर के एरिया, 200 मीटर के एरिया, 400 मीटर के एरिया अगर आप ले लें, तो ये इमेज बिल्कुल उसी तरह होगी जैसे वो पूरी बड़ी विस्तृत इमेज, जो विस्तृत इमेज में जो मूवमेंट है, वैसा ही मूवमेंट इसका भी आएगा। ये होलोग्राफिक मॉडल की विशेषता थी जो उन्हें। इसका अर्थ क्या हुआ कि किसी भी ऑर्गन के कार्य को जानने के लिए उसको अनेक भागों में काटना जरूरी नहीं है। हमने केवल एक भाग को देखा, अगर किसी ऑर्गन के केवल एक भाग को देखा, तो हम उस पूरे ऑर्गन के पूरे भाग को जान सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड को की समस्त वस्तुएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यही तो इसका अर्थ हुआ। और आप यही बात आप कह रहे हैं, यही बात हम लोग कह रहे थे। क्या कह रहे थे आयुर्वेद में, यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत है पुरुष, और यावंत है पुरुष तावंतो लोके, कि जो ब्रह्मांड में जो चीज है वो हमारे प्रत्येक पुरुष में है, यानी प्रत्येक व्यक्ति में है। तो वही थ्योरी उन्होंने कहा अपने रूप में। उन्होंने कहा कि होलोग्राफिक मॉडल ये कह रहा है कि अगर आप किसी एक पिक्चर को, पूरे किसी एक नदी, पर्वतमाला, कोई दृश्य, कोई जो भी जगत का कोई है, उसके कोई होलोग्राफिक मॉडल बनाए, तो वो पूरा जो ब्रह्मांड का बनेगा, जो पूरा वर्ल्ड का बनेगा, उससे वो टैली करेगा, ये उन्होंने कहा। तो यानी सारी चीजें बताया उन्होंने कि जो भी ब्रह्मांड में है वो आपके उस पिंड में है। 1982 में एलेन एस्पेक्ट ने पेरिस में यह शोध किया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन आदि एक दूसरे के पार्टिकल्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। देखिए ये कहा, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा गया, इलेक्ट्रॉन वगैरह, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब जो भी है वो वही है, सब एटॉमिक एक दूसरे पार्टिकल्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे कितनी भी दूरी हो, उनकी गति प्रकाश गति से अधिक होती है। वही पुराना बड़ा जो आता था उसको और उन्होंने जस्टिफाई कर दिया। हम क्या कह रहे थे, आयुर्वेद क्या कह रहा था, आयुर्वेद कह रहा था कि मन चंचल है और मन की गति सबसे सर्वाधिक है, वो वायु की गति से अधिक है, और उसके लिए कोई कम्युनिकेशन होना जरूरी नहीं है, कोई मीडियम होना जरूरी नहीं है, वो कम्युनिकेट करेगा चाहे करोड़ों सूर्य मील की दूरी पर हो। आगे सिद्धांत आ रहा है। 87 में क्या कहा डेविड बोहम, लंदन के भौतिक विज्ञानी थे,
उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड एक विस्तृत होलोग्राम है। अब होलोग्राफिक थ्योरी को उन्होंने और फिर कहा, ब्रह्मांड एक विस्तृत होलोग्राम है जहां पर प्रत्येक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को भेदता है, इंटरप्रेट करता है। भेदता माने इंटरप्रेट करता है, मिलता है, कम्युनिकेट करता है, उससे संयोग करता है। उन्होंने कहा कि एक पायलट वेव, अब देखिए, अब आप और थोड़ा सा फिर आयुर्वेद, उन्होंने कहा कि एक पायलट वेव, उन्होंने कहा था क्वांटम पोटेंशियल, इनको कहा था उन्होंने क्वांटम पोटेंशियल कहा, उन्होंने की कहा, क्वांटम पोटेंशियल की कहा, ठीक है। तो पायलट वेव, उन्होंने कहा इस एक पायलट वेव ब्रह्मांड से निकलती है जो पार्टिकल्स को दिशा निर्देश देती है, उसको गाइड करती है। होलोग्राफिक ब्रह्मांड में भूत, वर्तमान, भविष्य एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। अब ये क्या है? एक पायलट वेव निकलती है कहां से? ब्रह्मांड से, जो पार्टिकल्स को, सारे पार्टिकल्स को दिशा निर्देश देती है। हम क्या कह रहे थे? आयुर्वेद कह रहे थे कि एक परमात्मा है जो सारी आत्माओं को दिशा निर्देश देता है, सारी आत्माओं को कंट्रोल करता है, सारी आत्माओं को जानता है, सारी आत्माओं से कम्युनिकेट करता है। यही कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, अपने रूप में कह रहे हैं, समझने की जरूरत है बस। 1984 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में न्यूरोलॉजिस्ट कार्ल प्रीमियम ने ब्रेन और मेमोरी पर शोध किया। अब देखिए, और भी आपके और इंटरेस्ट की बात आ गई, ब्रेन और मेमोरी पर शोध किया। क्या कहा है? उन्होंने पाया कि मेमोरी पर किसी एक न्यूरॉन का आधिपत्य नहीं है। अभी हम लोग जो समझ रहे हैं कि हम कहते हैं मेमोरी, हमने कहते हैं, मान लीजिए हमने कहा मेमोरी हमारे यहाँ रहता है, मान लीजिए हमने कहा मेमोरी यहाँ रहता है, ठीक है, हमने उसको नाम दे दिया हिप्पोकैम्पस में रहता है, ठीक। तो उन्होंने कहा कि मेमोरी पर किसी एक न्यूरॉन का आधिपत्य नहीं है, वरन ब्रेन के अनेक न्यूरॉन्स के इम्पल्स का संयुक्त परिणाम है। यानी एक जो ब्रेन का एक पार्ट है हिप्पोकैम्पस, वो अनेक पार्ट से कम्युनिकेट करता है, तब उस मेमोरी की सृष्टि करता है। यानी पूरे ब्रेन के सारे छोटे छोटे पार्ट्स एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि वो केवल यह नहीं कह सकते हम कि ये केवल इस एरिया में ही ये सारी चीजें होती हैं और दूसरे एरिया में चीजें नहीं होती। यानी मेमोरी भी, अगर आप हिप्पोकैम्पस कहते हैं कि हिप्पोकैम्पस गवर्न करता है, तो हिप्पोकैम्पस भी और सबसे सारे उससे गवर्न एक साथ होता है। यह भी बिल्कुल होलोग्राम की तरह है। यही कारण है कि मानव मस्तिष्क एक साथ करोड़ों सूचनाएं एक छोटे से स्थान में स्मृतियों के रूप में रख सकता है। अब उन्होंने जो कहा वो सुन लीजिए बस आप। ईच ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इन सम मैनर द यूनिवर्स। ईच ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म सम मैनर यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड ईच पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स, ईच पोर्शन ऑफ द ब्रह्मांड का प्रत्येक पोर्शन रिप्रेजेंट इन सम मैनर द ऑर्गेनिज्म विद इन इट। यही है यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत पुरुष। ब्रह्मांड में और पुरुष में यही समानता है। ये उन्होंने खुद ये अपने सेंटेंस से कहा। इससे एक नई थ्योरी डेवलप हुई जो भारतीय दर्शन के माया विचार से मेल खाती है। माया क्या है? हम लोग जानते हैं माया? कोई बताएं माया क्या है? माया ऐसे तो बहुत सारी चीजों में है, जैसे हमें इल्यूजन हो जाता है, यानी कि हमें भ्रम हो जाता है, वो चीज है नहीं लेकिन फिर भी हमें लगता है कि है। हम लोग भारतीय दर्शन ने कहा गया कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, माने जगत जो मिथ्या, मिथ्या माने माया। उसको कहा कि केवल सत्य एक ही है, ब्रह्म है, और सब जगत जो है हमारा मिथ्या है। तो जगत को माया कहा। क्यों माया कहा? देखिए, हम लोग क्या कह रहे थे? हमने कहा कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, हमारा जो दृश्यमान जगत है बहुत बड़ा है, उसमें तमाम एनर्जी है,
तमाम पार्टिकल्स है। हम क्या करते हैं, हमारा जो ज्ञानेंद्रियां है वो केवल एक स्पेक्ट्रम के एक भाग को देखती है और शेष को नहीं देख पाती। यानी हमारी इंद्रियां अनेक फ्रीक्वेंसी को ग्रहण करने की, उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को ग्रहण करने की क्षमता रखती हैं जिनके प्रति वो संवेदनशील है। शेष को नहीं कर पाती, उनके पास सेंसिटिव नहीं है। बहुत तेजी से फ्रीक्वेंसी कोई हो रही हो कान में तो नहीं सुनाई पड़ेगी, और बहुत हल्की हो रही तो भी नहीं सुनाई पड़ेगी। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की चीजें हमको सुनाई पड़ेंगी, तो उस फ्रीक्वेंसी का। तो यानी जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम स्वाद ले रहे हैं, यह केवल पूरे संसार के ब्रह्मांड, पूरे जगत का एक बहुत छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा अंश है। तो हम जो ये सोच लेते हैं कि हम पूरे ब्रह्मांड को जानते हैं, पूरे जगत को जानते हैं, वह मिथ्या है। ठीक है। लेकिन अगर हम सीमित दायरे में फ्रीक्वेंसीज को ग्रहण कर पाते हैं, तो अर्थ यह है कि हम पूरे संसार की फ्रीक्वेंसीज को नहीं जानते और केवल इस एक छोटे से भाग को जानते हैं। निष्कर्ष निकलता है कि जो कुछ जानते हैं वो माया है, वास्तविकता नहीं। क्लियर? ये उस किताब में लिखा हुआ है, ऐसा मत सोचे कि हमने ये उसी का मोरल से ट्रांसलेशन इज देयर। ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, और कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव उसका अंश मात्र है। तो हम बस वो एक अंश, हम उसके कितने अंश को देख पाते हैं, अपने ही अंश को नहीं देख पाते। सभी थ्योरीज का निष्कर्ष क्या हुआ देखिए। अब ये इन्होंने एक देखिए, साइंटिस्ट की भाषा हम लोग केवल उतना जानेंगे जितना हमारे रिलेवेंसी का है, बस आगे नहीं। एब्सोल्यूट एनर्जी, उन्होंने कहा कि ऊपर एनर्जी इवन है, एब्सोल्यूट एनर्जी है, उसके नीचे जो ऊपर हाईएस्ट एनर्जी है, या ऊपर मतलब हाईएस्ट एनर्जी एब्सोल्यूट एनर्जी इवन, उसके नीचे E2 एब्सोल्यूट वैक्यूम है, और यही प्राइमरी, इसी को कहा PTF, प्राइमरी टॉर्शन फील्ड, और इसी को उन्होंने कह दिया इन यांग। इसी प्राइमरी टॉर्शन फील्ड में इन यांग, ये स्टेज नंबर 2 की है। इवन एब्सोल्यूट एनर्जी उसके नीचे, फिर नीचे कहा E3, यहां प्लाज्मा है, फिर E4 के लेवल पर, और नीचे एनर्जी कम होने पर E4 गैस आ गई, फिर E5 लिक्विड आ गई, उसके नीचे E6 सॉलिड आ गई। तो पहले गैसियस एनर्जी, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। तो समझ रहे हैं, ऊपर सबसे ऊपर हमारी एब्सोल्यूट एनर्जी, बाद में एब्सोल्यूट वैक्यूम जिसमें हमारे PTF है, PTF में इन यांग का कंसेप्ट है, उसके प्लाज्मा, फिर गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर फिजिक्स। ये फिजिक्स का पार्ट है, सॉलिड वाला, सॉलिड लिक्विड वाला। ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक जीव ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, और वही वाला ऊपर वाली लैंग्वेज हिंदी वाली में है, और ब्रह्मांड का प्रत्येक भाग किसी न किसी रूप में ब्रह्मांड में स्थित जीव का प्रतिनिधित्व करता है। ये यावंतो हिलोके का पूरा ट्रांसलेशन इंग्लिश में है। ज्ञान के समुद्र में कुछ ज्ञान हम ग्रहण कर पाते हैं, इससे यह संसार माया की तरह प्रतीत होता है। पूरा समुद्र है, उसके एक अंश को हम लेते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने पूरे महासागर को जान लिया है। अब कई थ्योरीज हैं, आइंस्टीन की थ्योरी है, आइंस्टीन की थ्योरी हो गई, मैटर पदार्थ ऊर्जा, काल समय स्पेस और ग्रेविटी है। अब ये दो है, उनका मैटर है, ऊर्जा है, काल है, समय स्पेस है, और ग्रेविटी है। इस सिद्धांत के आधार पर ग्रेविटी, इस सिद्धांत के आधार टाइम और स्पेस स्थिर है। तो उन्होंने कहा कि स्थिर है, स्थिर नहीं, रिजिड नहीं है, मतलब स्थिर नहीं है, मूवमेंट, मूविंग में है। उनके फॉर्म में और स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता रहता है, यानी मैटर और एनर्जी प्रभावित होती रहती है, हमेशा चेंज होती रहती है। और मैटर और एनर्जी का प्रभाव ये होता है कि स्पेस टाइम का कर्वेचर बदल। उन्होंने कहा कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, स्पेस और टाइम का कर्वेचर बदल दे रहा है, इसकी वजह से, मूवमेंट की वजह से। दूसरी थ्योरी कही क्वांटम मैकेनिक्स है, जिन्होंने कहा कि ब्रह्मांड की और स्पेस टाइम की कर्वेचर की डेंसिटी इनफाइनिटी हो गई थी। पहले उन्होंने कहा कि इनफाइनिटी शून्य थी। और याद करिएगा, ऋग्वेद 10वां मंडल, डेंसिटी उनका इनफाइनाइटी हो गई, बिल्कुल इनफाइनाइट माने अनंत, ठीक है, डेंसिटी।
उसके पश्चात एक्सप्लोजन हो गया, तो टाइम की शुरुआत हुई। टाइम की शुरुआत बाद में गैलेक्सीज बने, तारे बने, तारामंडल के बीच की दूरी बढ़ी और बढ़ती जा रही है। तो उस ऐसे क्यों, कैसे कहा विस्तार हो रहा है, कैसे विस्तार हो रहा है? विस्तार होने का उन्होंने कहा कि विस्तार कैसे हो रहा है, ये माना सिद्धांत यहां से फ्रीडमैन ने ये माना का सिद्धांत। एस्ट्रोनॉमर हबल ने ये ऑब्जर्व किया कि जो रेड फ्रीक्वेंसी है वो शिफ्ट हो रही है। उन्होंने तारों का कुछ अध्ययन किया और कहा कि वो जो तारे जो पहले हमारे पहले दिखते थे वो दूर होते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा यानी अब ये ब्रह्मांड फैल रहा है, ये इसलिए उन्होंने कहा था। तो ये हम लोगों का नास्तिक सूत्र में भी यही कहा गया कि पहले ये बिल्कुल बिंदु के रूप में था, बाद में ये फैल करके बहुत बड़ा हो गया। पेनरोज और हॉकिंस ने 1970 में बताया कि जब ब्रह्मांड सिंगल बिंदु के रूप में था तब स्पेस शून्य था, सिंगल बिंदु था। ये भी हमारे नास्तिक सूत्र में कहा गया है। और मैटर का घनत्व इनफाइनाइटली बहुत अधिक था, घनत्व उसमें पॉजिटिव एनर्जी सर्वाधिक थी। इस बिंदु पर ब्रह्मांड की 4 शक्तियां कार्य कर रही थी। ये बहुत अधिक विचारणी नहीं, इसलिए हम जल्दी पढ़ रहे हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी ने मैटर की सृष्टि किया और निगेटिव एनर्जी ने ग्रेविटेशनल बल के रूप में विकसित किया। अब एक बिग बैंग थ्योरी है, जब एक्सप्लोजन हुआ, मतलब एक्सप्लोड कर गई, तो एक निरपेक्ष शून्य हो गया, एब्सोल्यूट वैक्यूम हो गया, जिसमें अनेक छोटे छोटे पदार्थ बने और वो एनर्जी के थे। यही प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, हीलियम के परमाणु बने। बाद में इन्हीं से अन्य तत्व बने। अब एक और बाद में थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी आ गई बाद में। इन्हीं सिद्धांतों दोनों को मिलाया और एक स्ट्रिंग थ्योरी 1984 में आ गई। उन्होंने कहा कि पार्टिकल मत कहिए, बल्कि वाइब्रेशन करते हुए वन डायमेंशनल फिलामेंट्स। उनका पार्टिकल नहीं है संसार में, वो कह रहे हैं कि पार्टिकल्स निकलते हैं ना, उनका ना वाइब्रेशन करते हुए वन डायमेंशनल फिलामेंट है, जिनमें भिन्न भिन्न फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से ग्रेविटेशन अट्रैक्शन के द्वारा ये वाइब्रेशन मूवमेंट होता है। और यही ग्रेविटेशन अट्रैक्शन है जिसकी वजह से ये वाइब्रेट करते हैं। तो ये उन्होंने संसार की रचना का एक आधार प्रस्तुत किया। हम लोग जो जानना चाहते हैं वो ये पेज एक बार फिर देख लीजिए पेज, इसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। ये इसी पर हम लोग बात करेंगे। इसको चित्र को देख लीजिए ठीक से, बस इसे बात करने वाले हैं, इसी पे हमको समझना है बस। मतलब ये संसार की रचना का उन्होंने आधार दिया था और ये है। अब ये देखिए, हाईएस्ट एनर्जी टॉप पर थी जो बिंदु के रूप में थी। उसके बाद एब्सोल्यूट वैक्यूम बना नीचे E2 पर, जिसमें इन और यांग की शक्तियां थी। यही प्राइमरी टॉर्शन फील्ड है। फिर भौतिक संसार और चेतना की सृष्टि हुई। देखिए पहले क्या बना, इन और यांग। पहले टॉप एनर्जी एब्सोल्यूट वैक्यूम बना, फिर इन यांग, उसी एब्सोल्यूट वैक्यूम में इन यांग की शक्तियां हैं, यही प्राइमरी पीटीएफ है। फिर पीटीएफ के बाद भौतिक संसार और चेतना की सृष्टि हुई और उसके बाद प्लाज्मा, गैस, तरल, ठोस। ये पहले प्लाज्मा बना, फिर गैस, फिर तरल, फिर ठोस। इनमें कम ऊर्जा थी। इसी एब्सोल्यूट वैक्यूम के स्तर की ऊर्जा ही चेतना है। यही जो एब्सोल्यूट वैक्यूम, ये एब्सोल्यूट वैक्यूम है, ये जो है इसी ऊर्जा स्तर की ऊर्जा चेतना को हम लोग कह सकते हैं। हमारे विचार इसी पीटीएफ से निकलते हैं। जो आइडिया हम लोग लेते हैं वो पीटीएफ से निकलते हैं। इसी पीटीएफ को एक भाग हमारी आत्मा है, जो हम लोग आत्मा कह रहे हैं। तो पहले परमात्मा सबसे टॉप पर था और दूसरी हमारा पीटीएफ का भाग इन यांग में जो हमारी आत्मा है। ठीक है, हमारी आत्मा कभी मरती नहीं, उन्होंने कहा मरती नहीं है। अब ये सिद्धांत देख लीजिएगा, ये कह रहे हैं साइंस। हम क्या कहते थे, आत्मा मरती नहीं है। आत्मा कभी मरती नहीं है। जब हमारा भौतिक शरीर नष्ट होता है तो आत्मा के हाई एनर्जी पार्टिकल ब्रह्मांड में मिल जाते हैं, ऊपर वाले में, जो पीटीएफ है। पीटीएफ से निकली, पीटीएफ में मिल गई।
इसी सोर्स पीटीएफ को हम प्रकृति, ब्रह्मांड या ईश्वर कह सकते हैं। ठीक है, परमात्मा ने बनाया, जो पीटीएफ बनाया वो इसी से निकला है और यही है। तो आत्मा भी तो द्रव्य है, हम लोगों ने कहा आत्मा द्रव्य है। अब एनर्जी का लेवल, अब हम लोग एनर्जी का लेवल समझो, जो हम लोग मेरिडियन पढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं दूसरा चक्रा लेवल, देखिए उसको समझिए। एनर्जी का स्तर, मेंटल लेवल सबसे ऊपर, मानसिक लेवल सबसे ऊपर नंबर 1 पर एनर्जी में, जो अपनी एनर्जी, फिर चक्र लेवल, फिर इमोशंस का लेवल, फिर मेरिडियन लेवल, फिर फिजिकल लेवल। यानी फिजिकल से बड़ा मेरिडियन, मेरिडियन से बड़ा इमोशन, इमोशन से बड़ा चक्रा लेवल, और चक्रा लेवल से बड़ा मेंटल लेवल। ये 5 लेवल है। फिजिकल लेवल शरीर, भौतिक शरीर, मेरिडियन, इमोशन, चक्रा और मेंटल, ऐसे समझ लीजिए। फिजिकल लेवल की एनर्जी न्यूनतम स्तर पर होती है, मेरिडियन लेवल की एनर्जी उससे अधिक स्तर की होती है, जो फिजिकल बॉडी को अन्य हायर एनर्जी से जोड़ने का काम करती है। ये मेरिडियन जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो ये क्या करती है, इस फिजिकल लेवल को इमोशनल लेवल से जोड़ देती है मेरिडियन लेवल, तो इमोशन चक्रा लेवल से जोड़ देती है और मेंटल लेवल से जोड़ देती है। इस प्रकार फिजिकल लेवल को इन सब लेवल से आपको जोड़ने का काम ये करती है मेरिडियन लेवल। फिर चक्रा लेवल, फिर उसके ऊपर मनोभाव की एनर्जी है, फिर चक्रा की और मानसिक स्तर की ऊर्जा सर्वाधिक है। सर्वाधिक है किसकी है, मानसिक स्तर की ऊर्जा। अब इसी पर एक और रिसर्च कर डाले, एक और रिसर्च हो गई 1954 में। डॉक्टर निबोयर, ये फ्रांसीसी शोधकर्ता थे, इन्होंने मेरिडियन को स्टडी किया। मेरिडियन की ऊर्जा मृत्यु के बाद 40 दिनों तक जीवित रहती है। मेरिडियन में जो ऊर्जा है वो मृत्यु के बाद, अगर वैसे रख दिया जाए तो मेरिडियन की ऊर्जा मृत्यु के बाद 40 दिनों तक जीवित रहती है। चक्र की ऊर्जा मृत्यु के 9 दिनों तक कार्यशील रहती है। इसके बाद ची स्ट्रक्चर, जिसको की का क्षरण होता है और तब कार्यशील, तब नहीं रहता है। यानी यहां तक। अब इनसे केवल हम लोग, जरा इनसे बताइए 9 और 40 का कोई अर्थ है, बोलिए। 9-40 किसी को याद है? 9 दिन ये अपने यहाँ रस्म होती है ना, एक 40वां और एक 10वां। ये हमारे 10वां होता है ना जी, हिंदुओं में मुस्लिम का 40 और मुस्लिम में 40वां होता है। 40वां। तो यानी अगर जो हमारी चक्र लेवल है तो ये मृत्यु के 9 दिनों तक रहती है, तो हम लोग 10वें में नॉर्मली क्या करते हैं, कहते हैं कि अब हमारा हम लोग शुद्ध हो जाते हैं, कहते हैं ना हम लोग शुद्ध हो गए, और कहते हैं कि अब आपका मार्ग अलग है, अब आप अपने मार्ग पर बढ़िए। तब प्रकाश दिखाना बंद कर देते हैं, तब हम लोग उनको वो तिल और जल देना बंद कर देते हैं। याद करिए, तिल और जल 10वें दिन के बाद खत्म। 10वें दिन पूजा शुद्ध हो गया, खत्म। 10वें दिन देते नहीं, 9 दिन तक देते हैं। 10वें दिन हम लोग शुद्धिकरण करते हैं और कहते हैं कि अब जो है, अब आपका मार्ग अलग है, अब आप अपने मार्ग पर बढ़िए। 13वें की बात कहते हैं कि 13वें के बाद वो आत्मा दूसरे में प्रविष्ट होना चाहती है, ये उसका अर्थ है, वो 13वें में। तो ये लेकिन संघ जो है 9 दिन तक रहता है, 10वें दिन समाप्त होता है। वहां कहते हैं मोहम्मदन्स में कि 40 दिनों तक हमारा जो है, हमारी 40वां हमारे मनाते हैं। तो यानी उनकी मेरिडियन की ऊर्जा, ये कंसेप्ट है, हम लोगों ने उसको ऐसे जोड़ा है। लेकिन अगर ये साइंटिस्ट तो रिसर्च तमाम करिए, अगर बताने लगते तो कहाँ किताबें लिखी जाती। तो ये उन्होंने कह दिया कि 40 दिन तक करेंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि चक्र लेवल की ऊर्जा 9 दिनों तक रहेगी और मेरिडियन की ऊर्जा 40 दिन तक रहेगी। ये जो है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इन ब्रॉडर। अब इससे हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोगों का जो उनका दार्शनिक विचारों का दार्शनिक जो विचार था वो वास्तव में कुछ बढ़िया था। ये किताब में है, इसलिए मैंने अलग से, कोई ऐसा नहीं कि मेरा विचार हो, ये विचार यही किताब का है। उस किताब को हमने नेचुरली अपनी भाषा में ही ट्रांसलेट किया है, लेकिन है विचार उन्हीं का। तो ये डॉक्टर वॉल, मेरिडियन, चक्रा लेवल, प्रोफेसर पार्क जेबू जो कह रहे हैं, और हमारा चक्रा लेवल तो हमारे यहाँ भी था आयुर्वेद में। तो चक्र लेवल उसको प्रोफेसर पार्क जेबू ने और डेवलप किया, और मेरिडियन लेवल को चाइनीज का कंसेप्ट में आया,
इन सब का जो है ये इस किताब में मतलब डॉक्टर वॉल इस सब जान रहे होंगे, डॉक्टर वॉल समझ रहे होंगे, तभी तो उन्होंने इस बात को करना शुरू किया। तो इन चीजों को उन्होंने जस्टिफाई कर दिया। इसलिए हम लोग डॉक्टर वॉल का नाम बड़ी श्रद्धा से लेते हैं और उनके प्रति हम लोग हमेशा आदर भाव व्यक्त करते हैं कि ये उन्होंने अपना एक ऐसा सिद्धांत किया, उनको सीमेंट दोनों के बीच ब्रिज का काम किया। तो हम लोग जो है खेमका सर को फिर याद कर रहे हैं। और इन सब का पढ़ने का ऐसा आपको लग रहा होगा कि बहुत अर्थ नहीं है। अर्थ ये है कि ये आपको ये अभी डॉक्टर वॉल को जब पढ़ेंगे, इसी किताब में लिखा हुआ है। डॉक्टर वॉल ने अभी आपको बहुत सी चीजें और बताई थी जो हम लोग बहुत चीजें नहीं जानते हैं। कैसे कैसे मूवमेंट है, कितना मूवमेंट है, कितना हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट है, वो सब इसमें लिखा हुआ है इस किताब में। वो भी हम लोग आगे धीरे धीरे बताते रहेंगे आपको। तो हम लोग खेमका सर को याद करेंगे, उनकी एनर्जी को याद करेंगे और वो ऊर्जा हमको कहीं ना कहीं मिल रही है। क्योंकि हमने अभी क्या कहा, इसमें कहा गया कि कोई भी कण, या इस किताब का मूल क्या है, मन, हमारा मन प्रत्येक दिन करोड़ों मील दूर सूर्य से भी आगे किसी भी पार्टिकल से डेली कम्युनिकेट कर सकता है, करता है। हम लोग उसको माने या न माने, जाने या न जाने, ये साइंस की भाषा है, हमारी भाषा नहीं। ये दार्शनिक विचार नहीं है, साइंस के विचार है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक है वो। तो इसलिए ये बिल्कुल उतना ही सत्य है। तो खेमका सर पराभौतिक रूप से हमारे साथ जरूर है। ऊर्जा तो है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वो ऊर्जा उनके पास कहीं ना कहीं आत्मिक रूप में कहीं होगी तो वो हम एग्जिस्ट करेगी और उस ऊर्जा से हम लोग लाभान्वित भी होंगे और हम लोग ज्ञान को बढ़ाएंगे और उनके ऊर्जा लेंगे तो और ज्ञान बढ़ेगा। तो ज्ञान को बढ़ाएंगे, ज्ञान को ट्रांसफर भी करेंगे। ज्ञान को रोकिए नहीं तो बिल्कुल सड़ जाएगा। ज्ञान को बढ़ाइए और बढ़ाएंगे, हम लोग उनके सपनों को पूरा करेंगे। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसके बाद हम लोग 5 मिनट का विराम और फिर हम लोग आयुर्वेद पर थोड़ा सा चर्चा करें। सर ये जो एनएलपी के चलते हैं ना आजकल कोर्सेज, एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, तो उसमें यही वाली एनर्जी का ही वो रहता होगा ना जो आपने अभी बताया, बहुत अच्छे से आपने सरल शब्दों में बताया। नहीं, हम बहुत जानते नहीं है मैडम, डॉक्टर मैडम बहुत जानते नहीं है। हम जितना जानते हैं उतना हमने बता दिया। वो क्या है ये हम जानते नहीं, वो मतलब वो समझ के तो बिल्कुल यही लग रहा था कि जो एनर्जी है वो जो चलती है, मूवमेंट करती है, कैच करती है, तो वही है। अरे आप जो रेकी हमारे यहाँ भी ये है नहीं मैडम इस समय, वो रेकी मास्टर है वो। हाँ जी, इसीलिए हमारे यहाँ वो रेकी करती है। रेकी में ट्रांसफर तो होती है, एनर्जी तो ट्रांसफर करती है। जो हम लोग भूख पहले तो त्रिकालदर्शी लिखा हुआ, उसमें कम्युनिकेट करना है ना। और केवल आइंस्टीन को काट दिया बाद के लोगों ने। आइंस्टीन ने पहले कहा था कि ये वेलोसिटी ऑफ लाइट सबसे सर्वाधिक है। उनका ना, ये तो बहुत छोटा कंसेप्ट है। उनका वेलोसिटी ऑफ लाइट से करोड़ों, हम लोग मन की बात कर रहे थे, वो लोग नहीं मान रहे थे। इन्होंने साइंटिस्ट ने कह दिया कि भाई ये मॉडल है, ये लीजिए। तो वो सिद्धांत कह दिया, वो उसी बात को मान लिया, बस यही है। तो सिद्धांत हम लोग का माना गया, लेकिन फिर भी माना उन्होंने। तो अगर प्राच्य ने माना था, मतलब पूर्व ने माना था, तो पश्चिम ने मान लिया, तो यही संसार ने मान लिया बस। तो इन्हीं विचारों के साथ हम लोग 5 मिनट का ब्रेक, आयुर्वेद। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।